जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के 11वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस का 10वां क्लास देखा था। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस सेशन में एलपी 2018 के सीबीटी 1 में पूछे गए साइंस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी कड़ी में आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है अपवर्तन, विरल करना, प्रतिरोध, गुंज। आप सभी कहेंगे सर बहुत ही आसान सा सवाल है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी कहेंगे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट किया, मसला यहाँ पे ये है कि सर जब हम लोग प्रतिरोध को एक सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है? बिल्कुल मेरे मित्र, और आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में किसकी बात करते हैं चेला जी? सर्किट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर्किट की बात करते हैं। तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सर्किट जो है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक बंद रास्ता होती है जिससे सतत रूप से लगातार रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। और अगर हम लोग को कोई सर्किट बनाना होता है, सर्किट ड्रॉ करना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी मान लेते हैं कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और साथ ही यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं और इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? तो गुरुजी किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये सेल का प्लस वाला पॉइंट और ये माइनस वाला पॉइंट हो जाता है। तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर ये हमारा सर्किट हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सर ये जो है इससे हम बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है ये स्विच को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्विच को बता रहा है। और ये किसको बता रहा है सर? सेल को बता रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहला चीज जब हम लोग सर्किट की बात करेंगे तो आप कहेंगे एक बंद रास्ता होती है जिससे सतत रूप से लगातार रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा, किसी सर्किट में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सर्किट का अवयव बोला जाता है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट बोला जाता है। और मेरे मित्र, ये यहाँ पे जो आपका सर्किट है इसमें कंपोनेंट इसका कौन है? आप कहेंगे बल्ब है, सेल है, स्विच है। अमीटर लगा देते तो हम कहते हैं अमीटर है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना क्या कि किसी भी सर्किट में उपस्थित अवयवों को अलग अलग सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट किया। क्या कहेंगे? किसी भी सर्किट में उपस्थित अवयवों को यानी कि कंपोनेंट ऑफ सर्किट को अलग अलग सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की, इसके लिए हम लोग सिंबल सर कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सर किसकी? रेसिस्टेंस की। किसकी बात करते चला? रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की। तो इसको हम लोग सर आर से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग सर सिंबल कुछ इस तरीके का लेते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं सेल की तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सेल के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं बैटरी की तो चला जी हम लोग क्या कहते हैं कि सर बैटरी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, यानी कि बहुत सारे सेल जब जुड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है कि बैटरी के कॉम्बिनेशन को बताने के लिए, बैटरी के कॉम्बिनेशन को बताने के लिए हमें कुछ इस तरह का सिंबल लेना हो। ये जो आप बल्ब के लिए सिंबल ये देख रहे हैं, रेसिस्टेंस के लिए ये, सेल के लिए ये, बैटरी के लिए ये, साथ ही अगर आप अमीटर की बात करते हैं, आप सबों को मालूम होगा विद्युत धारा मापते हैं हम लोग इससे, तो अमीटर के लिए हम लोग सिंबल कुछ इस तरह से लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं सर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर के लिए हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं? तो सर कुछ इस तरीके का लिखते हैं। तो आप मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है सर? उसका अवयव माना जाता है, यानी कि कंपोनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सर प्रतिरोध तो हर एक चालक पदार्थ का गुण है जो उसे प्रवाहित धारा का विरोध करता है।
जाहिर सी बात है कि इन सभी का अपना एक अलग सिंबल होता है जिसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी को क्या बोला जाता है? कंपोनेंट ऑफ द सर्किट बोला जाता है। सर्किट क्या होता है? तो सर ये होता है। आप कहेंगे चलो सर ये तो ठीक है, ये समझ गए, लेकिन ये बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है? मेरे मित्र आप सबों को बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम then it bends and the phenomena of bending the light rays is known as refraction of light। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, और प्रकाश की किरणों का मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? सर अपवर्तन कहलाता है। आप कहेंगे सर रेयरफेक्शन विरलन करना क्या होता है? तो मेरे मित्र मैंने आपको कल ही बताया है कि जब हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं तो कहते हैं सर ये संपीड़न और विरलन के रूप में जाता है, और विरलन के केस में क्या होता है? सर डेंसिटी कम होती है और वहां पे प्रेशर भी क्या होता है? सर कम होता है। आप कहेंगे सर रेजोनेंस गूंज, तो मेरे मित्र इससे संबंधित दो बातें आप सभी याद रखेंगे कि रेजोनेंस के सहारे या रेजोनेंस के सिद्धांत पर ही, पहला चीज तो रेजोनेंस का मतलब अनुनाद होता है, ये यहाँ पे गुंज कह रहा है, गुंज नहीं होगा, हम इंग्लिश वर्ड को पकड़ के चलेंगे। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो रेजोनेंस है, ये जो अनुनाद है, इसी सिद्धांत पे कौन काम करता है सर? तो सर रेडियो काम करता है। अनुनाद के सिद्धांत पे ही रेडियो कार्य करता है सर। और साथ ही अमेरिका का टेकोमा पुल जो सर क्षतिग्रस्त हो गया था, वो किस वजह से? तो सर साउंड रेजोनेंस की वजह से, यानी कि ध्वनि के अनुनाद के चलते। तो आप ये चीज भी सर ध्यान में रखना कि अनुनाद के सिद्धांत पे ही रेडियो कार्य करता है, और टेकोमा पुल के क्षतिग्रस्त होने का कारण क्या था? सर रेजोनेंस था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सरल सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में रहते हैं? मेरे मित्र कहने की जरूरत नहीं है निष्क्रिय गैस क्या होता है। आप सभी कहेंगे सर ये वैसे गैस हैं जो अस्थाई माने जाते हैं। दे आर नेवर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। दैट्स ऑल आर लाइज इन अ ग्रुप 18 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ये सब के सब आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? आप कहेंगे 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। दैट्स वाई सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्यों? क्योंकि सवाल करा जा रहा था आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में रहते हैं। हम सभी कहेंगे सर समूह 18। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या कितनी है सर? 7 आवर्त है। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक आवर्त का, आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व, प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व क्या है? आप सभी याद रखना अक्रिय गैस। कौन सा है सर? अक्रिय गैस तत्व है, यानी कि अक्रिय गैस एलिमेंट है सर। और मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आवर्त सारणी के वर्ग 16 को क्या कहा जाता है? आप सभी ध्यान में रखना कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 को चालकोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोजेन कहा जाता है। और आवर्त सारणी का वर्ग 17 आप सभी याद रखना, इसको हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। और जो समूह 15 है इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। या मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग निक्टोजेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोजेन भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए हों। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल, मैंने कई बार आपको बताया है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? आप कहेंगे सर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? तो मेरे मित्र जब हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर जंतुएं सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका जो पोषण होता है वो अन्य चीजों पर निर्भर होता है, यानी कि जंतुएं सामान्यतः परपोषी होते हैं, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मेरे मित्र अगर हम बेसिक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की संरचना की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जो ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं वो या तो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना
कि अगर हम लोग डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जर्मिनल लेयर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका जर्मिनल लेयर किससे बना हो, सिर्फ दो लेयर से बना हो। दो लेयर क्या होगा, तो सर एक एक्टोडर्म, एक क्या होगा एक्टोडर्म, और दूसरा इंडोडर्म। तो उस टाइप के हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे सर, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। क्या कहिएगा, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा जीव जिसका जर्मिनल लेयर, जिसका जो जनन स्तर है वो दो परत से बना हो, दो परत एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना हो, उसको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। और मेरे मित्र बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आप किसको याद रखेंगे, जेलीफिश को याद रखिएगा। जेलीफिश क्या है, आप सभी कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि सर व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होगा। तो चला जी आप सभी ध्यान में रखना, इसको हम लोग त्रिस्तरीय बोलते हैं। और आप सभी याद रखेंगे कि वैसा जंतु जिसका जर्मिनल लेयर तीन स्तर से बना हो। आप कहेंगे तीन स्तर कौन कौन सा होगा सर जी, तो एक होगा आपका एक्टोडर्म जो कि बाहरी लेयर हुआ, दूसरा होगा मीसोडर्म जो कि आपका मध्य वाला लेयर हुआ, और तीसरा होगा आपका इंडोडर्म जो कि क्या होगा, तो सर आंतरिक लेयर होगा। मतलब वैसा जंतु जिसका शरीर इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म से बना हो, उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और मेरे मित्र जो आपके ऑप्शन में एस्केरिस है, केचुआ है, प्लेनेरिया है, इन सभी को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं, जबकि जेलीफिश को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत रखते हैं। डिफरेंसेस आपको इतना याद रखना है कि एक का जर्मिनल लेयर सिर्फ दो परत से बना होगा, दो लेयर से बना होगा। एक का सर ट्रिप्लो लिखा हुआ है, थ्री, यानी कि इसका जर्मिनल लेयर तीन लेयर से बना होगा, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म को बाह्य संरचना के रूप में देखा जाता है, मीसोडर्म को मध्य और इंडोडर्म को आंतरिक संरचना के रूप में देखा जाता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, आप कहेंगे एस्केरिस, केचुआ और प्लानेरिया, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जबकि जेलीफिश क्या है सर, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देती है या फिर लाने की चेष्टा करती है। सवाल तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है। मतलब अगर कोई स्थिर है तो उसमें लगेगा, उसको गति में ले आएगा। एक समान गति से चल रहा है, उसमें अगर लगा देंगे तो उसके सर वेग को बदल देगा, या फिर बदलने का प्रयास करती है। आप कहेंगे सर सीधा सीधा आंसर बल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण होता है सर, जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान सर वस्तु का द्रव्यमान होता है। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, जिसका कम होगा सर उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। संवेग आप सबों को मालूम है कि संवेग इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला P इक्वल्स टू एम भी लिखते हैं सर। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर मास और वेलोसिटी इस दोनों का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग सदिश राशि है, यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है। संवेग संरक्षण सिद्धांत आप सबों को याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। क्या कहता है कि प्रत्येक निकाय का संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संरक्षित रहता है। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सर कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहते हैं m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये क्या है, संवेग संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका द्रव्यमान है। आप सभी कहेंगे कि सर किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा या किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। फिजिक्स के सेंस में आप कैसे कहेंगे, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है जड़त्व के बारे में कि किसी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का माप होता है। या फिर मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हम लोग F इक्वल टू क्या लिखते हैं, आप कहते गुरुजी ma लिखते हैं। तो F यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर F इक्वल टू ma लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे A इक्वल टू क्या कहेंगे, आप कहेंगे F बटा m। तो A जो है वो क्या हो गया सर, मास के व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे मित्र अगर कहीं पे किसी वस्तु के द्रव्यमान की बात की जाएगी तो आप सभी ये भी कहना
कि गुरुजी किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है, यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। आप कहोगे विरोध क्यों करता है? तो सर त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? घटेगा। और द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के त्वरण का क्या करता है? विरोध करता है। क्यों? तो सर इसीलिए क्योंकि ए व्युत्क्रमानुपाती 1/m होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। नेम द ऑर्गेन वेयर द एम्ब्रायो डेवलप। आप क्या कहेंगे कि सर ये गर्भाशय में डेवलप होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि फैलोपियन ट्यूब जो है यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है, यानी कि मनुष्यों में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। आप कहेंगे सर मूत्रवाहिनी है, तो मूत्र को सर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? मूत्रवाहिनी। और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो सर्विक्स है ये क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गर्भाशय का जो फ्रंटल पार्ट होता है जो कि संकरा होता है उसे क्या बोला जाता है? सर सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। ये बाहर की ओर जो है सर वो कहाँ पे खुलता है? तो वेजाइना में खुलता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। आप सभी को मालूम है कि आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो किसके थ्रू होता है? आप कहते हैं सर ब्लड के थ्रू होता है। क्यों होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर ब्लड जो है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉलिड वाला पार्ट और दूसरा होता है लिक्विड वाला पार्ट। लिक्विड वाले पार्ट में कौन आ जाता है? आप कहते हैं सर सीधे सीधे प्लाज्मा आ जाता है। और जब सॉलिड पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स आ जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या आ जाते हैं? प्लेटेलेट्स आ जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आरबीसी है इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में सर क्या होता है? तो सर उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है और हीम रंजक होता है। और मेरे मित्र हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सर आयरन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और क्या बना लेता है? सर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पूरे बॉडी में क्या होता है? प्रवाहित होता है, फ्लो होता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप कहेंगे सर होना तो चाहिए हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर शरीर में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिका आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मेरे मित्र शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन पाया जाता है। आप कहेंगे सर प्लाज्मा। तो मेरे मित्र ये प्लाज्मा जो है ये आपके ब्लड का लिक्विड, आप कह सकते हो ब्लड का लिक्विड भाग है सर। और नेक्स्ट प्लेटेलेट्स की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखना कि प्लेटेलेट्स आपके ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है और इसका होना बहुत ही जरूरी है सर। और साथ ही अगर हम लोग सफेद रक्त कोशिका की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसी को डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है सर? शरीर का सोल्जर यानी कि शरीर का सैनिक बोला जाता है। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखना। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ब्लड में अगर हम सॉलिड और लिक्विड की परसेंटेज की बात करते हैं तो ब्लड में आपका 55% जो है वो लिक्विड भाग है और 45% आपका क्या है सर? सॉलिड भाग है। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़े है? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बाएं से दाएं आपको कहां चलने के लिए बोला जा रहा है? तो सर आवर्त सारणी में बोला जा रहा है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना लेफ्ट साइड में क्या मौजूद रहता है?
सर धातु मौजूद रहता है। और अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के राइट साइड की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर राइट साइड में नॉन मेटल मौजूद रहे। और आप सभी इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धातुई गुण में क्या होती है, कमी होती है, जबकि अधातुई गुण में वृद्धि होती है। तो आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा क्या होगा। आप कहेंगे सर हीलियम है, यहाँ पे हीलियम का परमाणु नंबर कितना होता है, तो सर 2 होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। बेरिलियम है यहाँ पे, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर हम लोग हीलियम की बात करते तो 2 होता है। फिर हम लोग बेरिलियम की बात करते तो क्या कहते हैं सर, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। और अगर हम लोग किसकी बात करते हैं सर, बोरोन की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर बोरोन का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो सर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम लोग कितना लेते हैं, कैल्शियम हम लोग 20 लेते हैं। कैल्शियम कितना लेते हैं सर, 20। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग 17। सोडियम हम लोग 11 लेते हैं। और नियोन हम लोग कितना लेते हैं सर, 10 लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो आप देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो सर पहले हमारा कम परमाणु संख्या होगा, और फिर जैसे जैसे दाएं जाएंगे सर परमाणु संख्या क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर सही जोड़े की बात की जाए तो पहले 2 रखाएगा कि पहले 1, आप कहेगा सर पहले 1 रखाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन की बात कीजिए तो आप सर कहते हैं ना कि हाइड्रोजन सर 1-1, हीलियम 2-4, लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-9। बेरिलियम क्या होता है 4-9, बोरोन 5-11। अच्छा चला यहाँ पे हम मिस कर दिए ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हम लोग 4 लेते हैं और बोरोन 5 लेते हैं, हम 3-4 लिख दिए थे तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं सर बोरोन 5-11, कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, ऑक्सीजन 8-16, फ्लोरीन 9-19, नियोन 10-20, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि कैल्शियम यहाँ पे 20 और क्लोरीन 17 है, ये भी गलत हो जाएगा। सोडियम 11 और ये 10 है तो ये भी गलत हो जाएगा, पहले 10 फिर 11 होना चाहिए। सही क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, तो जो सही हमारा क्रम है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा जा रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष सेकंड में दूरी x2 तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप कहेंगे कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, मेरे मित्र बड़ा ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, आपको बहुत ज्यादा लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है, यानी कि टोटल टाइम आपका कितना है सर, टोटल टाइम आपका 20 सेकंड है। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले 10 सेकंड यानी कि फर्स्ट 10 सेकंड में इसके द्वारा कितना दूरी कवर किया जाता है, x1। और सेकंड 10 सेकंड में इसके द्वारा कितना दूरी कवर किया जाता है, तो सर सेकंड 10 सेकंड में इसके द्वारा दूरी x2 कवर किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि x2 जो है वो क्या है, x1 के सापेक्ष। आप कहेंगे कैसे होगा, मेरा मित्र बड़ा ही सरल होगा। आप ध्यान देना कि इसमें कहा जा रहा है कि कण स्थिर अवस्था से शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, आप कहेंगे गुरुजी 0। प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, 0 है। पहले 10 सेकंड तो हमारा t1 10 सेकंड है, t2 10 सेकंड है। मेरे मित्र मान लीजिए कि हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, अगले 10 सेकंड तक हम कुछ दूरी कवर करेंगे, तो अगले 10 सेकंड तक जो हम दूरी कवर करेंगे उसमें हमारी प्रारंभिक वेग क्या होगी, पहला 10 सेकंड जो होगा। आप कहेंगे सर आप तो 0 से चलेंगे और पहले 10 सेकंड तक आप कुछ दूरी कवर करेंगे, उसके बाद फिर अगले 10 सेकंड में कुछ और दूरी कवर करेंगे, तो पहले 10 सेकंड के बाद जो आपका अगले 10 सेकंड का वेग होगा वो कुछ और होगा। और शुरुआत आप कहां से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखें, यहाँ पे जो पहले 10 सेकंड में आपका x1 दूरी कवर किया जाता है, तो आप सबों को मालूम है कि s इक्वल टू क्या होता है, आप सभी कहते हो सर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तय की गई दूरी किसके बराबर होती है सर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के बराबर होती है। चला जी, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला 10 सेकंड, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहला 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना दूरी कवर करता है, सर x1 दूरी कवर करता है। चला जी x1 हमारा क्या हो जाएगा,
आप कहेंगे सर x1 इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल। लेकिन चला पहला 10 सेकंड में जो ये x1 दूरी कवर करता है तो चल तो रहा है ये स्थिर अवस्था से, और इसलिए आपने इसका प्रारंभिक वेग 0 कहा है। तो आप कहेंगे पहले 10 सेकंड में गुरुजी u के जगह हम 0 रखेंगे इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपका कितना है चला, तो सर कांस्टेंट है दोनों जगह के लिए। t कितना है पहला 10 सेकंड, तो आप कहिएगा सर t तो हमारा 100 है, 10 का स्क्वायर होगा तो 100 न हो जाएगा चला, टी स्क्वायर है तो टी 10 सेकंड है, 10 का स्क्वायर 100, ये और ये कैंसिल, कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे x1 जो है वो हो जाएगा हमारा 50a, x1 कितना हो जाएगा 50a हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इतना दूरी कवर कर लेंगे तो आपके पास फिर भी अगला 10 सेकंड बच रहा है, तो उस समय में आपकी वेग क्या 0 से आप स्टार्ट किए हैं, आप कहेंगे नहीं अगला 10 सेकंड के बाद तो हमारा वेग भी परिवर्तित होगा ना, तो आपका जो वेग परिवर्तित होगा अगले 10 सेकंड में, यहां पे हम अगर लिख दें अगले 10 सेकंड में वेग, आप क्या कहेंगे सर v इक्वल टू यू प्लस एटी से तो आसानी से निकल जाएगा, काहे तो चला तो प्रारंभिक वेग 0 से ही है, हम कहेंगे अगले 10 सेकंड में जो यहां पे वेग होगा हमारा वो क्या होगा, आप कहेंगे 0 प्लस एक्सेलरेशन तो सर सेम है, टी हमारा क्या होगा आप कहेंगे 10, यानी कि v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप विराम से चलना शुरू करेंगे तो आप पहले 10 सेकंड में 50a की दूरी कवर करेंगे, जो x1 दूरी आप कवर कर रहे हैं वो कितना है 50a, लेकिन इतना दूरी करने के बाद आपका वेग तो परिवर्तित हो गया होगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल, तो जो परिवर्तित वेग हुआ होगा जिससे आप अगले 10 सेकंड में चलेंगे वो वेग आपका क्या है सर, तो सर 10a है। अच्छा x2 आपका निकालना है, आप कहेंगे कि सर अब अगर हम यहाँ पे x2 इक्वल टू लिखेंगे तो कहेंगे सर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चला जी ध्यान दीजिएगा कि u कितना होगा अगले 10 सेकंड x2 के लिए, आप कहेंगे यहां निकाल दिए हैं सर, यहां पे u नहीं भी लिया जाएगा, हम लोग कहेंगे सर 10a और साथ ही मेरे मित्र आपका समय यहां पे कितना होगा, आप कहिएगा सर 10 हो जाए प्लस हाफ एक्सेलरेशन, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे हम रखते हैं और टी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप कहेंगे सर ये गुना हमारा 100 हो जाएगा। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी एक मिनट ये यहाँ पे हम थोड़ा सा और हमको इधर लिखना, अब हम यहाँ पे x2 इक्वल टू 10a इंटू टी लिखते हैं सर, 10a इंटू टी प्लस हाफ, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा चला टी स्क्वायर, तो अगले 10 ही सेकंड तक चल रहे हैं ना, तो फिर हम क्या कहेंगे सर 100 हो जाएगा, ये कितना में काटेगा सर 50, और इधर देखिएगा सर यहाँ पे t है तो सर t हम नहीं रखेंगे, t का वैल्यू 10 लेंगे ना क्योंकि अगले 10 सेकंड की बात की जा रही है, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा चला 100a प्लस 50a, कितना हो गया, आप कहेंगे ओहो, अच्छा चलो सर आप समझ जाना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x2 इक्वल टू कितना हो गया 150a, कितना हो गया सर 150a हो गया। तो मेरे मित्र आप हमको ये बताओ कि आपके पास x2 150a है और x1 50a है, तो x2 जो है वो आपके x1 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर दैट इज करके हम कह सकते हैं कि x1 तो हमारा 50a है, x2 150a है, तो 3 गुना ना ज्यादा है, x2 3 गुना ज्यादा है केकरा से सर x1 से, तो चला हम यहाँ पे x2 इक्वल टू 3x1 नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर यह तो लिखा जाएगा x2 इक्वल टू 3x1, और देख लीजिए मेरे मित्र कि आपके किस इक्वेशन में x2 इक्वल टू 3x1 लिखा हुआ है, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे x2 इक्वल टू x1 लिखा हुआ है, गलत है, x1 इक्वल टू 3x2 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, x2 इक्वल टू सर 2x1 लिखा हुआ है, ये भी गलत है, जबकि x2 इक्वल टू 3x1 हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तो क्वेश्चन बहुत ही सरल था, लेकिन आपके लिए सर ये VVI है, आप सभी इसका खास ख्याल रखिएगा आगे के सभी मतलब एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, आप कहेंगे सर पानी का 1 अणु हो या फिर किसी
और अन्य यौगिक XYZ कोई भी यौगिक हो, उसमें अगर हमको एक अणु में एक मोल में उपस्थित अणु की बात की जाएगी तो हम कहेंगे एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगी कितना 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 6.022 इंटू 10⁻23 है। आप कहेंगे सर इसमें 6.022 इंटू 10⁻26 है, गलत है। ये आपका 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये आपका सही है सर। बाकी 7.0 8.0 ये सही। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पानी के या किसी भी तत्व के, किसी भी यौगिक के, किसी भी आयन की एक मोल में जो अणु, परमाणु या आयन की संख्या होगी वो कितना होगा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा कितना 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट सवाल देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 10। कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे सर जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? आप सभी कहते हो सर उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है विद्युत अपघटन। तो चला जी, आप सभी याद रखेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं तो सरल शब्दों में कहते हैं कि सर किसी बड़े अणु का छोटे छोटे अणु में टूट जाना अपघटन कहलाएगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अपघटन के लिए हमारे पास कई तरीका हो सकता है। जैसे कि पहला तरीका यह हो सकता है कि हम CO3 को जैसे अपघटित करते हैं सर हीट दे करके, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका हो सकता है सर H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाए, H2O से क्या करवाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाए, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूटेगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तो सर जब सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि आपका जो AgBr2 है, इस पे जब आप सनलाइट देते हो तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अपघटन कराने के लिए हमारे पास हीट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और साथ में किसकी जरूरत होती है? तो सर साथ में अगर सनलाइट है तो उसके सहारे भी हम करा सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे उष्मा के सहारे जो अपघटन होगा इसको हम उष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के सहारे अपघटन होगा उसको हम वैद्युत अपघटन कहेंगे, और जो हमारा सनलाइट के चलते होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो विद्युत अपघटन आप कहेंगे सर जब विद्युत के सहारे किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंटल फैक्टर में तोड़ा जाता है उसको हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। आसवन डिस्टिलेशन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे दो मिसिबल लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग। क्या करते हैं सर? आसवन विधि का उपयोग करते। आप कहेंगे सर हाइड्रोलाइसिस क्या है? तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है, और इस चीज का मतलब आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। बहरहाल बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इथेनॉल इज डीनेचर्ड टू। इसकी स्थिरता में वृद्धि करने, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने, इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाने, इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग इथेनॉल की बात कर रहे हैं इसी को अल्कोहल भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। चला जी, अल्कोहल का उपयोग सिर्फ नशा के पर्पस से नहीं किया जाता है, बहुत सारे पर्पस से यूज किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल का जो पर्पस होता है बेसिकली उसको हम लोग मेडिकल साइंस से जोड़ करके देखते हैं। चाहे आप फर्स्ट एड की बात करो, टिंचर सॉल्यूशन, आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, या फिर आप किसी और चीज को सर ये करना क्या कहते हैं उसको सैनिटाइज करना हो तो सर उसमें अल्कोहल होता है। क्योंकि जहां पे सर अल्कोहल का उपयोग मेडिकल सेंस में किया जाएगा, जरूरी वहां पे ये जरूरी है कि हमें बहुत मात्रा में स्टाफ की जरूरत पड़े। और सर जो नशा होता है वो हर एक इंसान को पसंद होता है। और मेरे मित्र अगर जो इथेनॉल है इसको विकृत नहीं किया जाए, इसको पॉइजनस नहीं बनाया जाए, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इसका उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं। तो मेरे मित्र इथेनॉल का मतलब कह सकते हो कि कोई
मतलब वैसा यूज ना हो जिसके लिए मेडिकल साइंस इसको अप्रूव नहीं करती है, उस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डीनेचर्ड, विकृतीकरण कर देते हैं, यानी कि इसको पॉइजनस बनाने की जरूरत हो जाती है ताकि इसको कोई पी ना सके। यानी कि पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए हम लोग इथेनॉल का क्या करते हैं सर, विकृतीकरण करते हैं, यानी कि डीनेचर्ड करते हैं। आप कहेंगे सर जब सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है तो इसकी स्थिरता में वृद्धि करने के लिए तो हमको कोई जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने। सर यही हमारा सही आंसर है, ताकि आदमी को डर बना हुआ रहे, नहीं तो पता चला कि जो मेडिकल स्टाफ वहां काम कर रहा है सर वही पी के एकदम टुल है, कोई भोंकने के लिए सर सुइया नस में देना था, पता चला मांस में दे दिया, मांस शरीर का गल गया, पेशेंट बर्बाद हो गया। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, इसका रोगाणुरोधक के रूप में तो उपयोग किया ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। बड़ा ही सरल सा सवाल सर, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, ऐसे सवाल अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर आपका साइंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप सबों से उम्मीद करूंगा, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता, चांदी। आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम लोग बात करते हैं सोना और चांदी की, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं और किसी भी स्थिति में ये अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि चांदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर ये अभिक्रिया करेगा ही नहीं सर, तो हमको यहाँ पे उच्च तापमान और लो तापमान से कोई लेना देना ही नहीं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? चला जी, विभवांतर इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। विभवांतर आपका कितना है? विभवांतर आपका 5 वोल्ट है। अच्छा, चार्ज कितना है सर? तो चार्ज जो है वो आपका 2 कूलम है। आपसे कार्य ना पूछा जा रहा था, तो चला जी आप सभी का ना कार्य 10 जूल होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का है। तो V इक्वल टू W/Q होता है। प्रति एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो किया गया कार्य होता है वही ना विद्युत विभव होता है, या विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा विभवांतर होता है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि सांद्र अम्ल की बात की जाएगी, सांद्र अम्ल की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखेंगे इसमें पानी कम और अम्ल क्या होगा सर? ज्यादा होगा। और तनु अम्ल की बात की जाएगी, तो आप याद रखना कि इसमें पानी ज्यादा होगा और अम्ल कम होगा। मेरे मित्र, सांद्र अम्ल को तनु हम लोग उसमें पानी मिलाकर बना सकते। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला उल्टा पुल्टा कर दिए, पानी और एसिड एक दूसरे के साथ मिल गया तो बहुत तेजी से उससे हीट निकला, हम झरक गए। ऐसा नहीं कर। सांद्र अम्ल में पानी, मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सांद्र अम्ल में जब पानी मिलाया जाएगा तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ज्यादा हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ एसिड वाटर के रिस्पेक्ट में कम होगा तो हमारा एसिड क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा अम्ल क्या होगा? तनु हो जाएगा। अब कह रहा है तनु अम्ल में पानी, तनु अम्ल में तो अपने पानी ज्यादा रहता है, तो एक और पानी मिला क्या करोगे? चला, अब पानी में सांद्र अम्ल, आप कहेंगे सर ये खतरनाक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? आप कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा आप सभी समझ रहे हैं। गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, बताने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मस्टर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी फूल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, एक मैं यहाँ पे फोटो लेना चाहूंगा सर, आपके लिए वो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होते हैं कि जो फ्लावर होते हैं सर वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे मित्र ये वाला आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वाला आप सभी देख पा रहे होंगे फिगर। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लावर होते हैं वो उभयलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। मतलब क्या हुआ? उभयलिंगी का मतलब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर, और
यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हुआ उसमें एक ही लिंग होगी। मेरे मित्र, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें आप क्या देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि फीमेल पार्ट भी होगा, और कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को ये मालूम ना हो कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट क्या होता है। अगर चला मालूम नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम पीछे के हर एक सेशन में आपको बताए हैं फ्लावर के बारे में, इवन मैंने फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेकर के एक स्पेशल वीडियो भी दिया है आप सबको। तो आप कहेंगे ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होगा और ये फ्लावर का क्या होगा, मेल पार्ट होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि वैसा फूल जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल होता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और जिसमें सिर्फ या तो मेल मेल वाला पार्ट अवेलेबल है या फिर फीमेल वाला पार्ट अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी पौधा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक लिंगी पौधा नहीं, एक लिंगी फूल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेक्सुअल के केस में या तो फ्लावर हमारा फीमेल ग्रुप का होगा या फ्लावर हमारा मेल ग्रुप का होगा। और मेरे मित्र अगर फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट हैं, फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, एस्टिमिनेट फ्लावर। और फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ अगर फीमेल पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। और ये दोनों ही क्या हैं, आप कहेंगे सर ये और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है सर, तो एक ही लिंग अवेलेबल है, मेल में सिर्फ मेल का, फीमेल में सिर्फ फीमेल का। और जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट अवेलेबल है उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। आपका ऑप्शन है शक्ति, तो चला जी आप कहेंगे वाट होगा। अच्छा घनत्व तो है तो आप कहिएगा केजी पर मीटर क्यूब होगा। और फोर्स है आप कहिएगा न्यूटन होगा। सर कार्य है तो इसका यूनिट हम लोग जूल लेते हैं। किसका लेते हैं सर, जूल लेते हैं। और ऊर्जा का यूनिट जूल लेते हैं। तो आप कहेंगे सर जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 90। कहा जा रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है, सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है, क्या बताया है चेलाक जी, कि जब भी मोल की संख्या की बात की जाएगी ना, नंबर ऑफ मोल की बात की जाएगी ना, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सर दिया गया द्रव्यमान अब बटा अगर तत्व है तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे सल्फर तत्व की ही बात की जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे 60 है ना चेला, ये गलत है, यहाँ पे 16 ग्राम है। आप कहोगे आप कैसे समझ गए, ये देखो ना चेला लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 यूनिट, द नंबर ऑफ मोल इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। थोड़ा सा हिंदी में मिसमैच हो गया है, आपके रेलवे एग्जाम में भी मिसमैच था, इंग्लिश सुधारा हुआ है, आंसर आपका परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, मोल की संख्या दिया गया द्रव्यमान कितना है सर, तो सर 16 ग्राम में हमको बताना है, तो 16 बटा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, चला कितना मोल, आप कहेंगे 0.5 मोल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे सर 60 ग्राम में लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चला 60 बटा 32 कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये आपको मैच नहीं करेगा। ऐसे 60 ग्राम में भी मोल की संख्या होगी तो जो वैल्यू आएगा वो 60 ग्राम में मोल की संख्या होगी, आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिए। आई अगला क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन था चला, शायद टाइपिस्ट को नहीं पता चला होगा, नहीं लिख पाया, ठीक है, बड़ा ही सरल था मैं आपको यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि 20 ओम के दो प्रतिरोध को, 20 ओम के दो प्रतिरोध को सर किस में जोड़ा जाता है, तो सर 20 ओम के दो प्रतिरोध को पहले जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया था। इसी टाइप से क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करा है, लेकिन यहाँ पे सर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। 20 ओम का दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया था, और साथ ही एक प्रतिरोध जो है फिर इस संयोजन को एक 10 ओम के प्रतिरोध के साथ किसमें जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो आपसे ये पूछा गया था कि कुल प्रतिरोध का मान कितना है, ये चीज आपको बताना है। तो चला जी, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कई बार बताए हैं और इसका आंसर आप ही बताएंगे सॉल्व करके। मैंने पूरा हिंट दे दिया है, अब इसमें कुछ लाग लपेटा नहीं है। अगर आपको मालूम है कि इसको क्या करना है, आंसर तो आप मुंह जवानी निकाल देंगे सर, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप कहेंगे सर बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो चला जी 20 ओम किस में जुटा हुआ है सर, समांतर क्रम में जुटा हुआ है। तो 1/b हम लोग यहाँ पे 1/rp इक्वल टू क्या कहेंगे 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 हम लोग कहेंगे 1/rp इक्वल टू हो जाएगा गुरुजी 2/20, और हम लोग कहेंगे कि rp इंटू 2 इक्वल टू 20, और rp इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 20/2 यानी कि 10 ओम। अब ये जो हमारा 10 ओम है, ये इस 10 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो 10 10 20 हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा 20 ओम आ जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।